हेलो दोस्तों, आज की कहानी नोएडा की है। यहाँ एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मनीषा चौहान। मनीषा की उम्र लगभग 20 साल की थी। मनीषा नोएडा में ही नौकरी किया करती थी। मनीषा अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती थी। मनीषा जिस कंपनी में नौकरी करती थी वहाँ के सभी लोग मनीषा के अच्छे नेचर की वजह से मनीषा को पसंद करते थे। मनीषा का स्वभाव थोड़ा सा नटखट सा था और मनीषा की इसी बात ने ऑफिस के तमाम लोगों का दिल जीत लिया था। इन तमाम बातों के बावजूद कंपनी में ही मनीषा की एक बहुत खास दोस्त भी थी। मनीषा की उस खास दोस्त का नाम था मुस्कान। मुस्कान से मनीषा की दोस्ती कंपनी में ज्वाइनिंग के दौरान हुई थी। मनीषा और मुस्कान दोनों को एक दूसरे का नेचर काफी पसंद था। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्द ही घुल मिल गई थी। दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी कि अगर दोनों में से एक जॉब पर नहीं आती थी तो दूसरी का दिल भी नहीं लगता था। कई बार तो ऐसा होता था कि अगर दोनों में से एक को कोई काम की वजह से छुट्टी लेनी होती थी तो दूसरी भी कोई बहाना कर देती थी। उनकी मिसाल पूरे ऑफिस के लोग दिया करते थे। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। अभी तक तो ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, 2 नवंबर 2023। हर रोज की तरह मुस्कान सुबह सुबह अपने ऑफिस ठीक 9 बजे पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद मुस्कान को मनीषा दिखाई नहीं देती। अब सुबह के 9:30 बज चुके थे, लेकिन अभी भी मनीषा ऑफिस नहीं पहुंची थी। 9:30 बजने के बाद मुस्कान परेशान हो जाती है और मुस्कान मनीषा को फोन करती है, मगर मनीषा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मनीषा के फोन स्विच ऑफ आने से मुस्कान की बेचैनी और बढ़ जाती है और वो ऑफिस के बाकी लोगों से पूछती है कि क्या मनीषा ने कोई लीव ली थी, मगर मनीषा की लीव की जानकारी किसी के पास नहीं थी। उसके बाद मुस्कान फिर ऑफिस के बॉस से मनीषा के बारे में पूछती है कि क्या मनीषा ने कोई एप्लीकेशन दी थी, मगर बॉस के पास भी मनीषा की कोई जानकारी नहीं थी। आखिर क्या हुआ था मनीषा का? क्या मुस्कान ढूंढ पाई होगी मनीषा को? जानते हैं आगे की कहानी में। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या आक्रोश फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम अपनी इस वीडियो के जरिए आप तक सही और निष्पक्ष सत्य पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे इस क्राइम की रियल कहानी चैनल का मकसद हमेशा से आपको जागरूक करना है और आगे भी हम आपको ऐसी ही सच्ची कहानियों के जरिए होने वाले जुर्म से आगाह करते रहेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और साथ ही साथ मुस्कान की परेशानी भी बढ़ रही थी। मुस्कान का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। वो लगातार फोन कर रही थी, मगर अभी भी मनीषा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने व्हाट्सएप पर भी मैसेज ड्रॉप किया कि अगर मनीषा का फोन ऑन होगा या नेट ऑन करेगी तो चेक कर लेगी, लेकिन व्हाट्सएप पर भी सिंगल ही टिक दिखा रहा था। जैसे तैसे मुस्कान परेशानी की हालत में दोपहर तक काम करती है, लेकिन जब दोपहर तक भी मनीषा नहीं आती है और इसकी कोई खबर नहीं मिलती तो फिर मुस्कान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद मुस्कान अलग अलग लोगों को फोन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अलग अलग दोस्तों को कॉल करके मनीषा के बारे में पता करती है, पर जब वहां से कुछ नहीं पता चलता है तो मुस्कान उसके बाद मनीषा के घर फोन करती है। और जो बात मुस्कान की मनीषा के घर वालों से होती है तो उसे सुनकर मुस्कान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दरअसल घर वाले कहते हैं कि मनीषा कल से घर वापस ही नहीं आई है और हम लोगों को यही लग रहा था कि शायद वो तुम्हारे पास होगी, क्योंकि मनीषा अक्सर मुस्कान के घर रुक जाती थी। मनीषा के घर वालों की बातें सुनकर मुस्कान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मनीषा के चचेरे भाई का नंबर मुस्कान के पास था। अब वो उस चचेरे भाई को फोन करती है। जब ये बात मुस्कान उसके चचेरे भाई को बताती है तो वो भी परेशान हो जाता है और वो भी मनीषा को फोन करता है, मगर अभी भी मनीषा का फोन स्विच ऑफ ही था। इसके बाद मनीषा का चचेरा भाई पुलिस स्टेशन पहुंचकर मनीषा की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवाता है और बताता है कि 1 तारीख से वो ऑफिस से अभी तक घर नहीं पहुंची। जब पुलिस वाले ये कंप्लेन सुनते हैं तो कंप्लेन दर्ज करने के बाद वो फौरन जांच में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले ऑफिस के लोगों से पूछताछ की जाती है, फिर घर वालों से, उसके बाद मुस्कान से पूछा जाता है कि मनीषा ऑफिस से कब निकली थी, क्या हुआ था। पुलिस की पूछताछ में वो लोग बताते हैं कि हर रोज की तरह शाम को जब काम खत्म हुआ तो काम खत्म होने के बाद मनीषा ऑफिस से निकल गई थी। उसके बाद वो ऑफिस से घर पहुंची या नहीं पहुंची इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। मुस्कान ने भी यही बोला
कि उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो उसने भी उस शाम मनीषा से कोई बातचीत नहीं की थी। उसे लगा कि मनीषा कल ऑफिस आएगी, उसे वहीं मिल लेगी। पुलिस वाले ये बयान सुनने के बाद अब घर वालों से पूछताछ करते हैं कि आप लोगों की मनीषा से कब बात हुई थी। खास करके जो भाई और भाभी थे, उन लोगों ने कहा कि हमने एक बार फोन किया था, लेकिन जब शाम को फोन स्विच ऑफ हुआ तो हमें लगा कि शायद वो मुस्कान के पास होगी, क्योंकि कभी कभी वो मुस्कान के पास रुक जाया करती थी। इसी वजह से हमने भी जरूरी नहीं समझा। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और मनीषा की खोज शुरू कर देते हैं, लेकिन मनीषा का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मनीषा के घर वाले, आसपास के लोग और ऑफिस वाले सभी लोग परेशान थे कि मनीषा कहाँ चली गई है, लेकिन मनीषा की कहीं से कोई खबर या कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर पुलिस भी मनीषा की तलाश में लगी हुई थी। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत के सिसाना गांव में 2 तारीख की सुबह सुबह कुछ लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो अचानक वहां बहुत तेज बदबू आती है और वो बदबू किसी चीज के जलने की थी। ये बदबू जैसे ही जंगल में ये लोग महसूस करते हैं, जैसे जैसे ये लोग जंगल में जा रहे थे, बदबू बढ़ती ही चली जा रही थी। बदबू इतनी तेज थी कि अब सबके दम घुटे जा रहे थे। उन्होंने फौरन ढूंढना शुरू किया कि आखिर बात क्या है, किस चीज की बदबू है और क्या जल रहा है। तो जैसे ही ये लोग उस जगह के पास पहुंचे तो वहां एक शमशान घाट था और उसी के बगल में एक कचरे का ढेर था और उस कचरे के ढेर में एक सूटकेस था। उस सूटकेस में कुछ जल रहा था और जैसे ही गांव वाले देखते हैं कि सूटकेस में कुछ जल रहा है तो गांव वाले समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। गांव वाले फौरन पुलिस वालों को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि सूटकेस में क्या जल रहा है। पुलिस वाले उस सूटकेस में लगी आग को बुझाते हैं और आग बुझाने के बाद जब सूटकेस को चेक करते हैं तो उस सूटकेस में से उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी 70 से 80% तक जल चुकी थी। लाश का मिलना था कि वहां जमा सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है कि लाश किसकी है और कहां से आई है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ऐसे सूटकेस वाले मामले बहुत आ रहे थे। इसी वजह से पुलिस लाश देखकर काफी परेशान हो जाती है। वजह ये थी कि इस सूटकेस से पहले श्रद्धा, निकिता और सरस्वती नाम के तमाम ऐसे मामले पहले सामने आ चुके थे जिन्होंने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। पुलिस वालों ने फौरन आग को बुझाया, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अब पुलिस वालों के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये लड़की कौन है। पुलिस वालों ने आसपास के इलाके में तफ्तीश की, आसपास के थानों में मिसिंग कंप्लेंट भी चेक की, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और ना ही आसपास के थानों में कोई ऐसा मामला आया था। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। लड़की के बारे में जब कोई खबर नहीं मिलती तो पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की कहीं बाहर से आई हो या इसे बाहर से लाया गया हो, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है कि मर्डर कहीं और किया जाता है और लाश को कहीं और ठिकाने लगाया जाता है ताकि पुलिस वाले जहां लाश मिले वहां जांच पड़ताल करें और जहां मर्डर हुआ है वहां कुछ खबर ही ना हो। लिहाजा पुलिस वालों ने अब ये चेक करना शुरू किया और साथ ही आपस में ये डिस्कस किया कि लाश यहाँ पर आई है और सूटकेस में आई है। इसका मतलब ये है कि कोई या तो कार में लाया होगा या किसी बाइक पे लाया होगा। अगर हाथ में भी लाया होगा तो लाश को लाने का कोई साधन या कोई रास्ता तो जरूर चुना होगा। फिर पुलिस वाले उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सभी कैमरों को खंगालना शुरू करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जिससे कातिल के बारे में पता चल सकता है। इत्तेफाक से एक ऐसी ही कार थी जो उस पूरे क्राइम सीन से बड़ी हाई स्पीड में जाती हुई दिखाई दे रही थी। दरअसल कैमरे की फुटेज देखने पर लग रहा था इस गाड़ी के अंदर जो सवार है उसने कुछ ऐसा किया है जिससे वो भाग रहा है। जिस हिसाब से वो अनियंत्रित होकर गाड़ी चला रहा था, इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। कैमरे में गाड़ी का नंबर कैद हो चुका था। नंबर मिलने के साथ ही पुलिस का काम और आसान हो गया था। फौरन गाड़ी के मालिक के बारे में पता किया गया तो पता ये चला कि इस गाड़ी का मालिक सोनीपत का रहने वाला है। फौरन पुलिस की एक टीम सोनीपत जाती है और गाड़ी के मालिक से पूछताछ करती है। जब कार के मालिक से पूछताछ होती है तो गाड़ी का मालिक ये कहता है कि गाड़ी तो उसी की है, लेकिन गाड़ी 1-2 तारीख को उसका एक दोस्त लेकर गया था जिसका नाम पवन है। वो बताता है पवन मुझसे थोड़ी देर के लिए गाड़ी मांग कर लेके गया था।
पुलिस वालों ने गाड़ी के मालिक से पूछा कि उसने गाड़ी मांगने के लिए क्या कारण बताया था। तो गाड़ी के मालिक ने यह कहा, 1 तारीख को पवन ने मुझे 1 घंटे के लिए कोई काम से गाड़ी मांगी थी, तो मैंने गाड़ी पवन को दे दी। उसके बाद जब मैंने अपनी गाड़ी वापस मांगने के लिए फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था और वो पूरे दिन गाड़ी लेकर वापस नहीं आया, जबकि वो गाड़ी उसने दूसरे दिन वापस की थी। इस वजह से उन दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी भी हो गई थी। फिर वो बोला, मैंने उससे सारे मतलब खत्म कर दिए हैं। इन तमाम पूछताछ के बाद पुलिस वाले कार के मालिक से पूछते हैं कि पवन कहाँ मिलेगा, तो वो बताता है कि पवन गुड़गांव में ही नौकरी करता है। ये कहते हुए वो पवन का फोन नंबर भी देता है। अब जैसे ही पुलिस वालों को पवन का फोन नंबर मिलता है तो वो पवन से कांटेक्ट करते हैं और इधर आसपास के इलाकों में एक मिसिंग कंप्लेन फैलती चली जा रही थी। ये कंप्लेंट फैलते फैलते नोएडा के उसी थाने में पहुंच जाती है जहां की लड़की गायब हुई थी। दोनों ही मामले आपस में काफी मैच कर रहे थे और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर तमाम चीजें मैच कराई जाती हैं तो वो मैच हो जाती हैं। और इधर जब पुलिस द्वारा पवन को उठाया जाता है और उससे पूछताछ होती है, पूछताछ के दौरान पवन 2 और नाम लेता है, एक तो मनीष, दूसरा शिखा का। मनीष और शिखा का नाम जैसे ही नोएडा पुलिस ने सुना तो पूरा मामला एकदम से पलट गया, क्योंकि ये दोनों नाम वही थे जिन्होंने मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट करवाई थी। क्योंकि मनीष और शिखा कोई और नहीं, मनीषा के सगे भाई और भाभी थे और अब वही लोग प्राइम सस्पेक्ट भी बन चुके थे। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि ये पवन कौन है। तो फिर इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो तीनों ने जो कहानी सुनाई और साथ ही साथ पूरी वजह जो सामने निकल कर आई वो इतनी हैरान करने वाली थी कि सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल नोएडा में एक सदरपुर गांव है और इसी गांव में एक बड़ा संपन्न परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे वो गांव के प्रधान भी रह चुके थे। उनके 2 बेटे थे, उनमें से एक हर्षवर्धन चौहान थे। ये अपने समय के एक अच्छे खासे नामी ग्रामी इंसान थे। इनका अच्छा खासा रुतबा था। इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लगभग 5 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। हर्षवर्धन की बीवी की पहले ही मौत हो चुकी थी। हर्षवर्धन की साल 2011 में बीमारी के चलते मौत हो गई। हर्षवर्धन के 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम था मनीष और दूसरी बेटी जिसका नाम था मनीषा। मनीष की भी शिखा से शादी हो गई थी। अब उनके परिवार में बेटे की शादी होने के बाद टोटल 3 लोग थे। पहले मनीष, दूसरी मनीष की पत्नी शिखा और तीसरी मनीष की छोटी बहन मनीषा। अभी तक तो फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इधर मनीष और शिखा के बच्चे हो गए थे, उधर मनीषा इन पर डिपेंडेंट थी, इसलिए मनीषा नौकरी करना चाहती थी। जो भी मनीषा की प्रॉपर्टी थी वो उसको इंक्रीज करना चाहती थी। उनका सपना ये था कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन जो मनीषा का भाई था मनीष, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका प्लान ये था जो भी प्रॉपर्टी है वो कहीं बेचकर किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जाए। उसे लगता था कि पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार सिर्फ बेटे का ही होता है। वो नहीं चाहता था कि बहन को भी कुछ हिस्सा मिले, परंतु हर्षवर्धन अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दोनों में बराबर बांट के गए थे। इसी वजह से अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। मनीष लगातार मनीषा को डांटता फटकारता रहता था। वो मनीषा पर दबाव बनाना चाहता था ताकि मनीषा ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। इधर शिखा भी लगातार मनीष का ब्रेन वॉश किया करती थी। ये तमाम बातें चल रही थी और मनीषा भी इन सभी बातों को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन मनीषा अचानक घर में आती है तो उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाज उसकी भाभी की थी जो किसी मर्द से बातें कर रही थी। मगर मनीषा पहचान जाती है कि यह आवाज उसके भाई मनीष की नहीं है, ये तो आवाज किसी और की है। अब मनीषा भाभी की बातचीत को गौर से सुनती है, ये जानने के लिए कि भाभी किससे बात कर रही है, और चुपके से झांक कर देखने की भी कोशिश करती है। झांकने पर जो मनीषा को दिखाई देता है तो उसके बाद उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि मनीषा की भाभी किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, यानी किसी पराये मर्द के साथ थी। जब ये सब मनीषा देखती है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसकी भाभी उसके भाई के साथ प्रतिवता होने का नाटक कर रही थी। इधर इस बात से बेखबर मनीषा की भाभी किसी पवन नाम के लड़के के साथ संबंध में थी। कुछ ही देर के बाद वो लड़का घर से चला जाता है और शिखा वॉशरूम जाती है। मनीषा फौरन रूम में आ जाती है। अपनी भाभी और उस लड़के के बीच जो वीडियो कॉल्स और जो चैट्स हुई थी उन तमाम चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर और बातचीत की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में ले लेती है और अपने परिवार में सबको जाकर सुना देती है। मनीषा अपने भाई से बोलती है
कि देखो तुम्हारे पीठ पीछे भाभी ऐसा कर रही है। इधर मनीष जब ये सब सुनता है तो मनीष को अपनी बीवी पर गुस्सा आ जाता है। ये सब जानने के बाद गुस्से में वो अपनी बीवी के पास जाता है कि उसे डांटेगा, मगर शिखा इतनी शातिर थी कि उल्टा मनीष का ही ब्रेन वॉश कर देती है। शिखा मनीष से कहती है कि देखो मनीषा हम दोनों को लड़ा रही है और ये जिस लड़के की बात कर रही है उसका नाम है पवन, और पवन मेरी मौसी का लड़का है, यानी मेरा मौसेरा भाई। और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं उसे बुला लेती हूँ और तुम्हारी बात करा देती हूँ। शिखा की इस बात पर मनीष कहता है ठीक है तुम उसको बुलाओ। उसके बाद शिखा के बुलाने से पवन सदरपुर गांव में आता है और आने के बाद लगभग 15 दिन तक वहीं रहता है। मनीषा ये जानती थी कि पवन उसकी भाभी का भाई नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके भाई मनीष की आंखों पर अपनी पत्नी शिखा के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी और ये पट्टी अपनी पत्नी पर अंधे विश्वास की थी। उसे लगता था कि उसकी बहन गलत है और उसकी पत्नी सही है। अब शिखा को भी ये लगने लगा था कि मनीषा को उस पर डाउट है और इस डाउट के चलते कहीं मनीषा शिखा को रंगे हाथ न पकड़ ले। तो फिर इन लोगों ने मनीषा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाना शुरू किया। मनीष के दिमाग में तो पहले से ही यही चल रहा था कि किसी तरह से मनीषा की प्रॉपर्टी मनीष को मिल जाए। मनीषा की मौत का प्लान बनाने के बाद सारी चीजें फिक्स की गईं। उसके बाद 1 तारीख की शाम को जब मनीषा अपनी जॉब से वापस आती है तो वो लोग खाने में नशीली दवाइयां मिलाकर मनीषा को बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर मनीषा का कत्ल कर देते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि एक बहन का कत्ल एक भाई करता है, एक नंद का कत्ल एक भाभी करती है। कत्ल करने के बाद ये लोग लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगते हैं और लाश को ठिकाने लगाने के लिए पवन कहता है। दरअसल मनीषा की लाश बागपत के सिसाना गांव में मिली थी और पवन वहीं का ही रहने वाला था। उसे लगा कि अगर वो अपने गांव के पास में लाश फेंक देगा तो ज्यादा हल्ला नहीं होगा, क्योंकि वो अपने गांव के लोगों को जानता था। उसने सोचा कि लोग इस मामले को दबा देंगे क्योंकि मनीषा को वहां के लोग नहीं जानते थे, मगर इसके लिए उसे एक गाड़ी चाहिए थी क्योंकि वो अपनी गाड़ी यूज नहीं कर सकता था। सबसे पहले पवन सोनीपत जाकर अपने दोस्त की कार मांग कर लाता है। गाड़ी लाने के बाद मनीषा की लाश को उसमें डालता है। फिर मनीष, पवन और शिखा उस 20 साल की मनीषा की लाश को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जहां मनीषा की लाश को डंप किया गया था वो सुजाना गांव था। वहां के शमशान घाट के पास वो रात को पहुंचते हैं और मनीषा की लाश वाले सूटकेस को वो आग लगा देते हैं। लाश को जलाने के बाद ये सब लोग अपने अपने कामों में इस उम्मीद के साथ लौट जाते हैं कि किसी को क्या खबर लगेगी या फिर ये मामला नहीं खुलेगा। लेकिन मुस्कान लगातार परेशान थी और परेशान होने की वजह से कभी वो मनीषा के दोस्तों को फोन करती तो कभी उसके रिश्तेदारों को फोन करती। उसने मनीष को भी फोन किया था, लेकिन मनीष ने उसे बातों में घुमा दिया और कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मनीषा कहीं गई होगी तो जल्दी ही आ जाएगी। मनीष और शिखा के ऐसे जवाब के बाद मुस्कान और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मनीषा ने मुस्कान को अपनी सारी फैमिली बैकग्राउंड की स्थिति पहले ही बता रखी थी। मुस्कान उसके चचा के लड़के का नंबर भी जानती थी, उसके अलग अलग खानदान के लोगों को भी जानती थी। तभी मुस्कान लगातार परेशान होकर मनीषा के खानदान के लोगों को फोन करके मनीषा के बारे में पूछ रही थी। और जब ज्यादा फोन किया तो फिर सारे परिवार के लोग भी परेशान हो गए और फिर अंत में इन्हीं लोगों ने जाकर कंप्लेन दर्ज करी। तब जाकर ये पूरा मामला निकलकर सामने आया कि प्रॉपर्टी की लालच में कैसे एक सगे भाई ने अपनी सगी बहन का कत्ल कर दिया और कैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए 2 लोगों ने इतना खतरनाक प्लान किया कि एक बेगुनाह बच्ची की जान ले ली। फिलहाल तीनों मुजरिम अपने पापों की सजा जेल के पीछे काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।